हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी 11 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, महापाषाणकालीन 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं, किस पुरातात्विक वेदा द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन ए है भगवान दास बघेल, ऑप्शन बी रमेंद्र नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी है आनंद राम। दोस्तों दोस्तों महापाषाणकालीन 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं, किस पुरातात्विक वेदा द्वारा खोजा गया था? इसका आंसर बताना है आपको। 5 सेकंड का वक्त लेके आपको आंसर बताता चलूँगा, आप लोग भी अपना आंसर देते चलिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहे। तो देखते हैं, पहला आंसर है बी रमेंद्र नाथ मिश्र। तो मध्य पाषाणकालीन में जो 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं रमेंद्र नाथ मिश्र और कामले द्वारा खोजा गया था, तो बी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी बालोद, ऑप्शन सी कबरा पहाड़, ऑप्शन डी महानदी घाटी। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न में पूछ रहा है सर्वाधिक शैलचित्र जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ से जो है दोस्तों सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। एक बार देख लेते हैं सिंघनपुर गुफा ऑप्शन में दिया है। सिंघनपुर गुफा में दोस्तों मानव आकृति सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता मनुष्य का चित्रण है, ये कुछ इस प्रकार। ठीक, तो महानदी घाटी से दोस्तों पत्थर के हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन गुफा है? ऑप्शन ए सीता व्यंग्र गुफा, ऑप्शन बी है लक्ष्मण व्यंग्र गुफा, ऑप्शन सी है जोगी मार्ग गुफा, ऑप्शन डी है कबरा पहाड़। दोस्तों सबसे प्राचीन गुफा वैसे तो सिंघनपुर गुफा है, किंतु इसके रेफरेंस में हम लोग कबरा पहाड़ को लेंगे, क्योंकि इसका सिंघनपुर गुफा ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग रेफरेंस में कबरा पहाड़ को लेंगे आंसर में। तो सबसे प्राचीन गुफा ऑप्शन के अनुसार हम लोग डी को लेंगे, कबरा पहाड़। तो तीसरा का हम लोग का राइट आंसर है डी। चौथा प्रश्न है निम्न में से मध्यकालीन स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कबरा पहाड़, ऑप्शन बी घटलोहंग, ऑप्शन सी कालीपुर, ऑप्शन डी सिंघनपुर। तो दोस्तों कबरा पहाड़ और घटलोहंग और कालीपुर जो है मध्यकालीन स्थल है, किंतु सिंघनपुर से जो है दोस्तों मध्यकालीन स्थल से एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंघनपुर गुफाएं जो है मध्यकालीन स्थल नहीं है, डी इसका राइट आंसर है हम लोग का चौथा का। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। 50 प्रश्न के करने के पश्चात दोस्तों मैं आप लोग को नल वंश से एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको आप नल वंश के सभी राजाओं को क्रम से याद कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बने रहना लास्ट तक। चलो हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पाषाण घेरे का अर्थ है? ऑप्शन ए शव के चारों ओर पत्थरों के घेरे होते थे, ऑप्शन बी है शवों को दफनाकर पत्थरों से ढक दिया जाता था, ऑप्शन सी है शवों को जलाने के लिए पत्थरों का सहारा लेते थे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पांचवा का हम लोग का राइट आंसर है बी, शवों को पत्थर से ढक दिया जाता था दफनाकर। ठीक, तो पांचवा का राइट आंसर है बी। छठवां प्रश्न है, किस काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए पौराणिक काल से, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल से, ऑप्शन सी महाभारत काल से, ऑप्शन डी ऋग्वैदिक काल से। ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक काल से। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित साक्ष्य जो पौराणिक काल से भी मिले, महाभारत काल से भी मिले हैं और उत्तर वैदिक काल से भी मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है रेवा नदी, जिसे वर्तमान में अभी नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल में भी जो है छत्तीसगढ़ के कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ के एक भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो छठवां का राइट आंसर होगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आपको रीड करते हुए चलना है। सातवां प्रश्न है, लाखा चौर मंदिर किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए महाभारत काल, ऑप्शन बी रामायण काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी पाषाण काल। दोस्तों लाखा चौर मंदिर जो है रामायण काल से संबंधित है। सातवां का भी राइट आंसर हम लोग का।
लाखाचौर मंदिर के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। लाखाचौर मंदिर जो है लखनेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसी को। यह राम के भाई लक्ष्मण द्वारा बनाया गया था। और यह मंदिर जो है एक महादेव मंदिर है। ठीक। 8वां प्रश्न है, रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को खालिस्तान नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी महाकांतर। दोस्तों रामायण काल में जो है बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। सी इसका राइट आंसर है 8वां का। और दोस्तों महाकांतर जो है गुप्त काल में जाना जाता था। बस्तर को जो है महाकांतर बोलते थे गुप्त काल में। 9वां प्रश्न है, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम था। ऑप्शन ए प्राग कौशल, ऑप्शन बी दंडकारण्य, ऑप्शन सी दक्षिण कौशल, ऑप्शन डी कौशल। तो दोस्तों महाभारत काल में जो है छत्तीसगढ़ का नाम था प्राग कौशल। 9वां का राइट आंसर हम लोग का ए प्राग कौशल। 10वां प्रश्न है, भीम का पद चिन्ह भीम को किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए गुंजी से, ऑप्शन बी चित्रांगदापुर से, ऑप्शन सी खल्लारी से, ऑप्शन डी भांडेर से। तो दोस्तों भीम का पद चिन्ह जिसे भीम खो कहते हैं यह खल्लारी से प्राप्त हुआ है। सी इसका राइट आंसर है 10वां का। और गुंजी को दोस्तों ऋषभ तीर्थकर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, इनको आपको भी याद रखना है। 11वां प्रश्न है, पुरातात्विक वेदा डॉक्टर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। मतलब पूछ रहे पुरातात्विक वेदा है डॉक्टर हीरालाल, उनके अनुसार से छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा है। ऑप्शन ए है जरासंध के अत्याचार से पीड़ित होकर छत्तीसगढ़ यहाँ आके बसे। ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ों में विभक्त था। ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरातात्विक वेदा डॉक्टर हीरालाल के अनुसार जो है यह जो है छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश है छत्तीसगढ़। ठीक, तो सी इसका राइट आंसर है। 11वां का राइट आंसर है सी। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। ऑप्शन ए चेदिस महाजनपद, ऑप्शन बी मगध जनपद, ऑप्शन सी गंधार जनपद, ऑप्शन डी कौशल जनपद। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है चेदिस महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। ये राइट आंसर है 12वां का। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का पुरातात्विक धरोहर है। ऑप्शन ए बोतलदा की गुफा, ऑप्शन बी जोगी मारा की गुफा, ऑप्शन सी सिंघनपुर की गुफा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो मौर्य काल के पुरातात्विक धरोहर के रूप में रखा है यह जोगी मारा गुफा को। ठीक, बी इसका राइट आंसर है। 14वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के बाद मौर्य साम्राज्य का भाग बना यह किस शिलालेख से संबंधित है। ऑप्शन ए 12वां शिलालेख, ऑप्शन बी है 16वां शिलालेख, ऑप्शन सी है 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी है 14वां शिलालेख। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है कलिंग विजय के बाद जो मौर्य साम्राज्य का भाग बना यह जो है 13वां शिलालेख में उल्लेखित है। ठीक, 13वां शिलालेख जो है कलिंग विजय को वर्णित करता है। तो 13वां इसका राइट आंसर है 13वां शिलालेख। सी राइट आंसर होगा इनका। देख लेते हैं 12वां शिलालेख में क्या दिया है। 12वें शिलालेख में दोस्तों स्त्रियों की सम्मान की बात कही गई है, इनको भी आपको याद रखना है। और 14वां शिलालेख में जो है धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात की है सम्राट अशोक ने, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक, अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। 15 प्रश्न है, अशोक का लाट प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए अकलतरा, ऑप्शन बी मल्हार, ऑप्शन सी कपाटपुरम, ऑप्शन डी ठठारी। तो दोस्तों अशोक का लाट जो है कपाटपुरम से प्राप्त हुआ है। तो 15 का हम लोग का राइट आंसर है सी कपाटपुरम से। अकलतरा और मल्हार और ठठारी से दोस्तों यह अशोक या फिर मौर्यकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है, इनको आपको याद रखना है। अकलतरा मल्हार ठठारी से जो है मौर्यकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए तुरतुरिया, ऑप्शन बी जोगीमारा की गुफा, ऑप्शन सी सीता बेंगरा की गुफा, ऑप्शन डी बोतलदा की गुफा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीता बेंगरा गुफा को जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का दर्जा प्राप्त है। तो 16वां का राइट आंसर है सी। ठीक, सीता बेंगरा की गुफा। दोस्तों बोतलदा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है।
17 प्रश्न है, मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ठठारी से, ऑप्शन बी अकलतरा से, ऑप्शन सी आरंग से, ऑप्शन डी उड़ेला से। तो दोस्तों मौर्यकालीन चांदी के सिक्का जो है अकलतरा और सारंगगढ़ तारापुर से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में अकलतरा है, बी राइट आंसर है। 17 जो है मौर्यकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं या अकलतरा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ठठारी, आरंग और उड़ेला से भी मुद्रा प्राप्त हुए हैं, लेकिन उल्लेखित नहीं है कि यह चांदी के सिक्के या तांबा के या सोने के। और प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक। 18वां प्रश्न है, मौर्य काल से संबंधित स्थल है। ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी खल्लारी। तो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछा है दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित स्थल के संबंध में। तो मौर्य काल से संबंधित स्थल मल्हार, मल्हार छत्तीसगढ़ में जो है एक समृद्ध स्थल था मौर्य काल में। ठीक। तो 18वां का राइट आंसर है ए मल्हार। 19वां प्रश्न है, घटना और घटना स्थल को सुमेलित करना है। पहला कॉलम में दिया है अशोक का लाट प्राप्त, दूसरा कॉलम में दिया है तुरतुरिया, फिर पहला कॉलम में दिया है बौद्ध भिक्षुओं का बिहार, फिर दूसरा कॉलम में दिया है कपाटपुरम, फिर सी में दिया है दूसरा कॉलम में पहला कॉलम में अशोक के खुदे अभिलेख, और दूसरा कॉलम में दिया जोगी मारा की गुफा। तो इसका ऑप्शन एक बार आप अच्छे से रीड कीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, फिर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। हम लोग सीधा यहीं से जोड़ी पकड़ लेते हैं। अशोक का लाट प्राप्त हुआ, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखें तो अशोक का लाट प्राप्त हुआ है कपाटपुरम से, तो ए का 2 हो जाएगा। और बौद्ध भिक्षुओं का विहार था तुरतुरिया, तो बी का जो है 1 हो जाएगा। और अशोक के खुदे अभिलेख जो है जोगी मारा की गुफा से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ए का 2 और बी का 1 और सी का 3। तो इसका राइट आंसर किस में दे, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन बी में है क्या, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन डी में है क्या। तो दोस्तों ऑप्शन बी में है, जो हम लोग जोड़ी मिलाए थे, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 19वां प्रश्न का राइट आंसर है बी। 20वां प्रश्न है, सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए गुंजी, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी किरारी। तो सातवाहनकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है दोस्तों किरारी से, डी इसका राइट आंसर है 20वां का। 21वां प्रश्न है, वर्धश्री के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गुंजी से, ऑप्शन बी बार से, ऑप्शन सी मल्हार से, ऑप्शन डी किरारी से। दोस्तों वर्धश्री के अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुंजी से, तो 21वां का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न है, सातवाहनकालीन राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त नहीं हुआ है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है बार, ऑप्शन बी दिया है मल्हार, ऑप्शन सी दिया है बालपुर, ऑप्शन डी दिया है किरारी। तो किरारी से दोस्तों जो है सातवाहनकालीन राजा की अपीलक की मुद्रा प्राप्त नहीं हुआ है, डी राइट आंसर। किरारी से जो दोस्तों काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, जो कि गुरु घासीदास संग्रहालय में रखा हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर है 22वां का। 23वां प्रश्न है, सातवाहनकालीन रोम की स्वर्ण मुद्रा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए गुंजी, ऑप्शन बी चकरबेड़ा बिलासपुर, ऑप्शन सी बालपुर, ऑप्शन डी किरारी। तो दोस्तों सातवाहनकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है, बी राइट आंसर है 23वां का। 24वां प्रश्न है, मल्हार में उत्खनन से मिट्टी के मुहर प्राप्त हुआ है, जिसमें खाली स्थान राजा का वर्णन है। ऑप्शन ए है अपीलक का, ऑप्शन बी है वर्धश्री का, ऑप्शन सी है वेदश्री का, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य का। दोस्तों 14 का हम लोग का 24 तो दोस्तों 24 का हम लोग का राइट आंसर होगा वेदश्री का। वेदश्री का जो है वर्णन है, जो मुहर प्राप्त हुआ है उत्खनन से मल्हार में, उसमें वेदश्री का वर्णन है, जिसे सातवाहनकालीन राजा के रूप में इंगित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर है। 25वां प्रश्न है, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ किस संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन ए है नेहरू संग्रहालय, ऑप्शन बी है गांधी संग्रहालय, ऑप्शन सी है महंत संग्रहालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 25वां का हम लोग का राइट आंसर होगा महंत संग्रहालय। महंत संग्रहालय में जो है जो किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ को जो है संग्रहित रखा गया रायपुर में। प्रश्न है, सातवाहन शासकों का उपाधि था। ऑप्शन ए कौशल नरेश, ऑप्शन बी
कौशल मंडलाधिपति, ऑप्शन सी है कौशलाधिपति, ऑप्शन डी है दक्षिण पथ का स्वामी। पूछ रहा है दोस्तों सातवाहन शासक जो है उनका उपाधि क्या था। तो 27वां का हम लोग का राइट आंसर है डी, दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे सातवाहन शासक आपने को, ठीक है। तो 27वां का राइट आंसर है डी। 28वां प्रश्न है सातवाहन राजा कुमारवर्ध श्री का उल्लेख है। ऑप्शन ए केसरी बेड़ा अभिलेख में, ऑप्शन बी है रिद्धिपुर अभिलेख में, ऑप्शन सी गुंजीपुर अभिलेख में, ऑप्शन सी है गुंजी में, ऑप्शन डी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। तो दोस्तों सातवाहन राजा कुमारवर्ध श्री का उल्लेख है गुंजी अभिलेख में। सी राइट आंसर है 28वां का, ठीक। प्रश्न है वाकटक तथा नलवंशी शासकों के मध्य लंबे संघर्ष के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए केसरी बेड़ा अभिलेख से, ऑप्शन बी रिद्धिपुर अभिलेख से, ऑप्शन सी गुंजी अभिलेख से, डी है ए बी दोनों से। दोस्तों वाकटक और नलवंशी शासकों के मध्य लंबे संघर्ष के साक्ष्य मिले या केसरी बेड़ा अभिलेख और रिद्धिपुर अभिलेख में उल्लेखित है, ठीक। तो डी इसका राइट आंसर है ए बी दोनों। 30वां प्रश्न है वाकटक कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। 30वां प्रश्न है वाकटक कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए खरसिया से, ऑप्शन बी मोहल्ला से, ऑप्शन सी गुंजी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाकटक कालीन सिक्का जो है दुर्ग के मोहल्ला नामक स्थल से प्राप्त हुआ है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक। 31वां प्रश्न है हरिसेन कृत प्राग प्रशस्ति में उल्लेख है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त महेंद्र सेन से पराजित हुआ, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से महेंद्र सेन पराजित हुआ, ऑप्शन सी है पृथ्वी सेन अर्थपति भट्टारक को हराया, ऑप्शन डी अर्थपति भट्टारक पृथ्वी सेन को हराया। तो दोस्तों हरिसेन कृत प्राग प्रशस्ति में उल्लेख हुआ है, उनको पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही है इसमें से। तो इसमें से दोस्तों बी राइट आंसर है हम लोग का। समुद्रगुप्त से जो है महेंद्र सेन पराजित हुआ या हरिसेन के प्राग प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेखित है, बी राइट आंसर है 31वां का। 32वां प्रश्न है निम्न में से किस राजा का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री से हुआ। मतलब पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी पुत्री है प्रभावती, उनका विवाह किससे हुआ है। ऑप्शन ए है नरेंद्र सेन से, ऑप्शन बी प्रवर सेन से, ऑप्शन सी रुद्र सेन से, ऑप्शन डी पृथ्वी सेन से। तो दोस्तों 32वां का हम लोग का राइट आंसर होगा रुद्रसेन से। रुद्रसेन से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती से विवाह होता है रुद्रसेन से, तो सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों नरेंद्र सेन को तो है भवदत्त ने हराया था, इनको आपको याद रखना है। दोस्तों प्रवर सेन के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय का भाट कवि कालिदास रहता था, इनको भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और पृथ्वी सेन को दोस्तों पृथ्वी सेन ने जो है अर्थपति भट्टारक को हरवाया था ना, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 31वां प्रश्न है मेघवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मल्हार से, ऑप्शन बी गुंजी से, ऑप्शन सी सिरपुर से, ऑप्शन डी आरंग से। तो गुप्त वंश से पहले जो है दोस्तों मेघवंश शासकों ने शासन किया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए मेघवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मल्हार से। तो 33वां का राइट आंसर है हम लोग का मल्हार, ये राइट आंसर है, ठीक। 34वां प्रश्न है समुद्रगुप्त की पत्नी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब पूछ रहे हैं समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है मल्हार से, ऑप्शन बी सिरपुर से, ऑप्शन डी कोपरा से, ऑप्शन सी कोपरा से, ऑप्शन डी दुर्ग से। दोस्तों समुद्रगुप्त की पत्नी का साक्ष्य जो है कोपरा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। 35वां प्रश्न है विक्रमादित्य का धनुधारी सिक्का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मल्हार से, ऑप्शन बी सिरपुर से, ऑप्शन बी सिरपुर से, ऑप्शन सी है आरंग से, ऑप्शन डी खरसिया से। तो विक्रमादित्य का धनुधारी सिक्का जो है दोस्तों यह खरसिया से प्राप्त हुआ है, डी इसका राइट आंसर है 35वां का, ठीक। 36 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का नल वंश के शासकों के समकालीन है। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी है कुषाण। पूछ रहा है दोस्तों नल वंश के शासकों के समकालीन कौन से शासक था। नल वंश के शासकों के समकालीन है गुप्त, ठीक। 37 नंबर का प्रश्न है हम लोग का राजा और उससे संबंधित साक्ष्य को सुमेलित करना है।
37वां प्रश्न में ए कॉलम दिया है और बी कॉलम दिया है। ए कॉलम में दिया है एक में कनिष्क, दूसरा में दिया है कुमारगुप्त, तीसरा में दिया है कुमारवर्धश्री, चौथा में दिया है अपिलक। और बी कॉलम में दिया है पांचवा में आरंग, छठवां में दिया है मल्हार, सातवां में दिया है गुंजी और आठवां में दिया है बालपुर। ठीक, तो इनका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1 6 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 3 7 से संबंधित है, 4 5 से संबंधित है। क्या 4 जो है 7 से संबंधित है, 3 जो है 8 से संबंधित है और 1 जो है 6 से संबंधित है, 2 जो है 5 से संबंधित है। क्या सी में दिया है क्या 1 जो है 6 से संबंधित है, 2 जो है 5 से संबंधित है, 3 जो है 8 से संबंधित है, 4 जो है 7 से संबंधित है। और डी में दिया है क्या 1 जो है 6 से संबंधित है और 2 जो है 5 से संबंधित है, 3 जो है 7 से संबंधित है, 4 जो है 8 से संबंधित है। तो देख लेते हैं हम लोग कॉलम ए और कॉलम बी को। तो कनिष्क का जो है दोस्तों संबंध इसका जो है मल्हार से है। ठीक, कनिष्क का संबंध जो है मल्हार से सिक्का प्राप्त हुआ है कनिष्क का। तो एक का छठा हो गया और दूसरा में कुमारगुप्त दिया। कुमारगुप्त देख लेते हैं कुमारगुप्त से क्या मिला था। कुमारगुप्त से दोस्तों दूसरा का हम लोग का पांचवा आ जाएगा आरंग। ठीक, कुमारगुप्त सिक्का जो है आरंग से प्राप्त हुआ है। और तीसरा में दिया कुमारवर्धश्री। कुमारवर्धश्री जो है दोस्तों इनका अभिलेख जो है गुंजी से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो तीसरा का हम लोग का सातवां हो जाएगा। और अपिलक का दोस्तों बालपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक, राजा अपिलक के बालपुर या मल्हार से जो है सिक्का प्राप्त हुआ है। तो अभी हम लोग का इस हिसाब से आंसर कौन सा बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। ठीक, डी 1 6 से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है, 3 7 से संबंधित है और 4 जो है 8 से संबंधित है। तो डी हम लोग का राइट आंसर है। ठीक, 39वां क्वेश्चन है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक है। ऑप्शन ए महेंद्र सेन और व्याघराज, ऑप्शन बी महेंद्र सेन और रुद्रसेन, ऑप्शन सी है महेंद्र सेन और व्याघराज, ऑप्शन डी है नरेंद्र सेन और वराहराज। तो दोस्तों समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक है महेंद्र सेन और व्याघराज। सी इसका राइट आंसर है 39वां का। 40वां प्रश्न है राजर्षि तुल्यवंश को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंह राजवंश, ऑप्शन बी है सुरा राजवंश, ऑप्शन सी है दक्षिण पथ के स्वामी, ऑप्शन डी है कौशल नरेश। तो दोस्तों राजर्षि तुल्यवंश को जो है सुरा राजवंश भी कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक, 40वां का राइट आंसर है बी, सुरा राजवंश भी कहते हैं राजर्षि तुल्यवंश को। 41वां प्रश्न है सुरा राजवंश के राजर्षि तुल्यवंश, जिन्हें राजर्षि तुल्यवंश कहते हैं, का राजमुद्रा क्या थी। मतलब पूछ रहे हैं सुरा राजवंश की राजमुद्रा क्या थी। जो राजर्षि तुल्यवंश है उन्हीं सुरा राजवंश कहते हैं। अभी जस्ट नेक्स्ट प्रश्न पढ़े तो सुरा राजवंश के जो है राजमुद्रा क्या थी। तो ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सूरा, ऑप्शन सी गजलक्ष्मी, ऑप्शन डी सिंह। तो दोस्तों सुरा राजवंश के जो है राजमुद्रा वह सिंह थी। ठीक, हम लोग का राइट आंसर होगा डी सी। 42वां प्रश्न है राजर्षि तुल्यवंश का कार्यकाल रहा। ऑप्शन ए 4 से 5 शताब्दी, ऑप्शन बी 3 से 4 शताब्दी, ऑप्शन सी 5 से 6 शताब्दी, ऑप्शन डी है 6 से 7 शताब्दी। तो दोस्तों राजर्षि तुल्यवंश का कार्यकाल जो है 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक रहा। तो सी इसका राइट आंसर है 42वां का। ठीक, 43वां प्रश्न है भीमसेन द्वितीय के अरंग ताम्रपत्र किस नदी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी स्वर्ण नदी, ऑप्शन डी शंखनी नदी। तो भीमसेन द्वितीय के दोस्तों अरंग ताम्रपत्र जो है स्वर्ण नदी से प्राप्त हुआ है। सी इसका राइट आंसर है। ठीक, 44वां प्रश्न है पूर्णागढ़ अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन ए स्कंद वर्मन से, ऑप्शन बी है भवदत्त से, ऑप्शन सी विलास्तुम से, ऑप्शन डी अर्थपति भट्टारक से। तो दोस्तों पूर्णागढ़ अभिलेख जो है स्कंद वर्मन से संबंधित है। तो 44 का हम लोग का राइट आंसर है ए स्कंद वर्मन। 45वां प्रश्न है प्राचीन काल में लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। ऑप्शन ए वाकटक वंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी मेघ वंश, ऑप्शन डी सरफपुरी वंश।
दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है रेफरेंस में जो ऑप्शन दिया रहता है उसी में से आपको चॉइस करके आंसर देना रहता है। 45वां का राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन काल में सबसे लंबाई तक शासन करने वाले शासक पूछ रहे हैं तो नल वंश। नल वंश जो है दोस्तों 290 ईस्वी से लेके 960 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं, तो भी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और वाकटक वंश 3 से 4 शताब्दी तक शासन करते हैं। मेघ वंश जो है 200 से 400 ईस्वी या हाँ ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। ठीक, मेघ वंश, इनको भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में इस टाइप के भी प्रश्न पूछ देते हैं। 46वां प्रश्न है, नल वंश के किस शासक के सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? मतलब पूछ रहे हैं नल वंश के किस शासक ने जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए है बिलास्तुन ने, ऑप्शन बी अर्थपति भट्टारक ने, ऑप्शन सी शिशुक ने, ऑप्शन डी नंदराज ने। तो दोस्तों नल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो यह दोस्तों अर्थपति भट्टारक ने। अर्थपति भट्टारक ने नल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। 47वां प्रश्न है, नल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है शिशुक को, ऑप्शन बी अर्थपति को, ऑप्शन सी नरेंद्र थबल को, ऑप्शन डी है वराह राज को। तो दोस्तों नल वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वराह राज को माना जाता है। डी राइट आंसर है हम लोग का 47वां प्रश्न का। शिशुक जो है नल वंश के संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वराह राज को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का डी रहेगा। दोस्तों वराह राज को 29 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए कोंडा गांव के एडेंगा से। ठीक दोस्तों 50वां प्रश्न होने के बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें जो है नल वंश के जितने भी 15 शासक हैं ना, आपको सभी एक ही ट्रिक से याद हो जाएगा। बस ट्रिक को थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करना है और देखना है, फिर देखना आपको ट्रिक से पूरा छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास को जो है आपको ट्रिक से मैं याद करा दूंगा। आप बस बने रहिएगा हमारे वीडियो में और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना छत्तीसगढ़ के पूरा संपूर्ण इतिहास को ऐसा ऐसा ट्रिक बनाया हूँ, आपको पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है आपको आसान लगने लगेगा, पता चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। जल्दी हम लोग आपके सामने आएंगे और जो है मैं ब्लैक बोर्ड का इंतज़ाम कर रहा हूँ, फिर ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तब तक अभी MCQ प्रश्न देखते हैं। चलिए इधर उधर का बात नहीं करते हैं, जो होगा वो तो होगा ही, बाद में देखते हैं। 40वां प्रश्न है, बिलास्तुन द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए भोरम देव, ऑप्शन बी महामाया मंदिर, ऑप्शन सी राजीव लोचन मंदिर, ऑप्शन सी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो बिलास्तुन द्वारा दोस्तों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया करीब वही 700 से 740 ईस्वी के आसपास में। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? बिलास्तुन द्वारा। ठीक, तो 48वां का राइट आंसर है सी। दोस्तों राजिम अभिलेख में जो है इनकी जानकारी मिलती है बिलास्तुन का। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बिलास्तुन की जानकारी हमको किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसमें राजिम अभिलेख भी आपको याद रखना है कि बिलास्तुन द्वारा जो है राजिम अभिलेख की जानकारी मिलती है। ठीक, बिलास्तुन के बारे में जो है राजिम अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। और गुप्त शासकों का ये कॉपीराइट था। ठीक, बिलास्तुन जो है गुप्त शासकों का कॉपीराइट था। यह विष्णु का अनुयायी था और इनकी शैली जो थी, जो भी इन्होंने इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है उनका शैली कैसे थे? गुप्तों जैसी थी। ठीक, इसीलिए इसको कॉपीराइट भी बोलते हैं बिलास्तुन को, इसका गुप्त वंश का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 48वां का राइट आंसर है बिलास्तुन द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, यह राजीव लोचन मंदिर है। ठीक, 49वां प्रश्न है, नल वंश के समाप्ति का उल्लेख किस वंश द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सरभपुरी वंश, ऑप्शन बी वाकटक वंश, ऑप्शन सी सोम वंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो दोस्तों नल वंश का समाप्ति जो है लगभग कलचुरियों द्वारा हुआ ऐसा माना जाता है। नल वंश जो है 290 ईस्वी से लेके 960 ईस्वी तक चला है। आप पिछले ही बता दिया हूँ मैं आपको। तो डी इसका राइट आंसर है 49वां का। 50वां प्रश्न है, दुर्ग जिले के कुलिया से प्राप्त लेख में स्कंद वर्मन के बाद क्रमगत किन 2 राजाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए स्तंभराज बिलास्तुन, ऑप्शन बी है वराह राज और स्तंभराज, ऑप्शन सी है स्तंभराज और नंदराज, ऑप्शन डी है नंदराज और। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि क्रमगत हम लोग को कोई भी राजा का वंशज जो है याद नहीं रहता।
तो फिलहाल इसको देखते हैं, फिर आपको अभी इसी का छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, इनको आपको याद रखना है और वैसे ही आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं। और याद रखने के लिए जो है अपना कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को याद भी रहना चाहिए। जो मैं ट्रिक बनाऊँ उसको आप लोग इसी यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दूंगा। तो 50वां का राइट आंसर है दुर्ग जिले के कुलिया से प्राप्त लेख में स्कंद वर्मन के बाद जो है क्रमगत 2 राजाओं का उल्लेख मिला है, वह जो है स्तंभराज और नंदराज से। ठीक है, 51वां प्रश्न है। 51वां प्रश्न है, नल वंश के प्रशासनिक सलाहकार समिति को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब पूछ रहा है कि नल वंश के समय जो प्रशासनिक सलाहकार रहते थे उसको क्या कहता था। ऑप्शन ए है महागोष्ठ, ऑप्शन बी है दंडिक, ऑप्शन सी है मांडलिक, ऑप्शन डी है महामंडलेश्वर। तो दोस्तों उस समय नल वंश के समय प्रशासनिक सलाहकार जो समिति होती थी उसको महागोष्ठ कहते थे। ठीक, तो 50वां का हम 51 का राइट आंसर है हम लोग का ए, महागोष्ठ। और दोस्तों दंडिक जो दंड देने वाला था उसको कहते थे, और मांडलिक जो है प्रमुख होता है, मंडल प्रमुख को जो मांडलिक कहते थे उस समय। ठीक, नल वंश के समय। और महामंडलेश्वर जो है दोस्तों 1 लाख गांवों का स्वामी होता था महामंडलेश्वर। ठीक, इनको भी आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी 100% बनेगा इस बार के एग्जाम में। ठीक, चलिए दोस्तों अभी वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हूँ, और इसी सीरीज में हम लोग 50 प्रश्न का क्वेश्चन फिर से करेंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। नल वंश से सभी राजाओं को किस टाइप की कहानी से आप लोग याद रखें। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ी भाषा में रहेगा, हंसना मत, पहले से बता देता हूँ आप लोग को। दोस्तों 50 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग किसी दूसरा दिन फिर अपन बाकी 50 प्रश्नों को हल कर लेंगे। तब तक मैं आपको अभी एक छोटा सा ट्रिक से आपको नल वंश के सभी राजाओं को, जैसे कि मैंने बोला था कि नल वंश के सभी राजाओं को आपको ट्रिक से याद करा दूंगा करके। तो चलिए हम लोग एक बार ट्रिक ओवरव्यू देख लेते हैं, और जैसे ही हम लोग का ब्लैक बोर्ड का व्यवस्था होगा उसके बाद हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारे ट्रिक को। दोस्तों नल वंश का संस्थापक जो है, नल वंश के बारे में एक डिटेल बता देते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम लोग कहानी में चलेंगे अपन। नल वंश का संस्थापक जो है शिशु द्वारा किया गया था। ठीक, शिशु जो है नल वंश का प्रारंभिक शासक है, और यही जो है नल वंश का संस्थापक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक वराह राज को मानते हैं। इसको हम लोग प्रश्न में भी उठाए थे और प्रश्न में लिए भी हैं, और इसका आंसर हम लोग वराह राज को लिए। और इसी का अंतिम शासक दोस्तों नरेंद्र थब्बल को लेते हैं। ठीक, नल वंश या नाग वंश जो है इनका अंतिम शासक नरेंद्र थब्बल है। तो दोस्तों यह 290 से लेकर 960 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो इनका एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग को, ऐसी जो मैंने याद किया या फिर मैं बनाया हूँ। और ऐसे ही ट्रिक आपको आगामी परीक्षाओं के लिए आपको याद कराते हुए एक से बढ़कर एक ट्रिक आपको देता रहूँगा। ठीक है, बहुत जल्दी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, तब जाके हम लोग कुछ मोटिवेट होंगे और इनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा अपन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कि किस तरह से नल वंश के शासकों को हम लोग याद कर सकते हैं। आप लोग अपने मम्मी या दादी से जो है एक आध कहानी सुने होंगे श्री कृष्ण के बारे में, तो उन्हीं से मैंने इसको एक ट्रिक बना लिया छोटा सा ऐसे याद करने के लिए, क्योंकि क्रमबद्ध भी CGPSC में भी जो है क्रमबद्ध याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो क्रमबद्ध याद के लिए आपको छत्तीसगढ़ी में चलो एक कहानी सुनाते हैं। शिशु माने क्या होता है जी? बच्चा। ठीक, शिशु मतलब क्या होता है? बच्चा। सीधा छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, ठीक, आप लोग को। शिशु माने का होते बच्चा। ठीक, बच्चा शिशु माने का होते बच्चा, और बच्चा कैसे रोते? सुसक के। ठीक, तो सुसक से याद रखना है शिशु। ठीक, बच्चा कैसे रहते? सुसक के। पहले डायरेक्ट कहानी सुना दो का, उसके बाद फिर मैं अब मतलब बता दी हूँ कि किस तरीके से मतलब
क्लू देना है और कैसे कौन से राजा कैसे 16 याद करा दूँ। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। एक बच्चा रहते एकदम नन्हा मुन्हा सा कृष्ण जैसे, और वो कैसे रोत रहते सुसक सुसक के। ठीक, सुसक सुसक से याद रखना है शिशु, और सुसक सुसक के कैसे रोत रहते एकदम व्याकुल होके। ठीक, तो व्याकुल से आपको याद रखना है व्याघ्रास को। ठीक, व्याघ्र को याद रखना है। और इसी के बाद जो है दोस्तों कैसे रोत है व्याकुल होके, तब का होते उसी से एक पोतना टाइप की लड़की आते, या फिर औरत कुछ भी बोल सकता होला। पोतना आते और क्या वो पिया देते विष पिया देते, दूध में मिला के क्या पिया देते ओला विष पिया देते। तब माता यशोदा विष पिया देते, मतलब विष से याद रखना है वृषभराज। ठीक है, जब भी विष पिया देते तो यशोदा माता जो है वरा मतलब पता है ना आप लोग को, वीरा मतलब यशोदा माता या फिर वहाँ के जो भी गोपी हो जाती है सभा में चले जाते थे, उन्हीं को याद रखना आपको वरा राज। ठीक, वरा राज को इसी क्लू लेना है, वरा राज को। और वो क्या चले जाते हैं सदमा में चले जाते हैं वहाँ के गोपी या फिर जो भी हैं, तब उन लोग जो है विरह में चले जाते हैं उनके विकराल रूप को देखकर। ठीक, तब जो है भगवान आते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना लीला दिखाने स्टार्ट करते हैं, और भगवान आते हैं और क्या बोलते हैं भगवान से आपको याद रखना है भवदत्त वर्मन। भ से भगवान, भ से भवदत्त वर्मन। और अर्थ समझाते हैं मतलब अर्थ से याद रखना है अर्थपति भट्टारक को। ठीक है, अर्थ समझाते हैं कि स्कंद स्तंभ और नंद। ठीक है, स्कंद मतलब होता है कंद मूल समझते हैं, तो उसी को आपको याद रखना है स्कंद स्तंभ और नंद मतलब बच्चा। ठीक है, पृथ्वी में जो है राज करे बात है। ठीक, और वीर बनते काका जैसे विलासतुम जैसे। ठीक, वीर बनते विलासतुम जैसे। तो हमारे याद रखना है मतलब अर्थपट्टी। ठीक, अर्थ समझाते मतलब अर्थपट्टी, स्कंद के स्कंद वर्मन, स्तंभ के स्तंभराज और नंद के नंदराज। ठीक, स्कंद स्तंभ और नंद। ठीक, तो स्कंद के हो गए स्कंदराज, स्तंभ के हो गए स्तंभराज, नंद के हो गए नंदराज। और पृथ्वी में राज करे बात मतलब पृथ्वी राज। ठीक, ये लास्ट में राज जुड़ गया मतलब आने वाले, इससे पहले जो भी 3 से 4 राजा है उनका नाम जो है राज जोड़ना है। ठीक, इस जैसे स्तंभराज, नंदराज और स्कंद वर्मन। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के यहाँ तक। और वीर पृथ्वी में राज करे बातें होगी। और कैसे बनते वीर मतलब विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष विलासतुम का पिता है विरूपाक्ष, वीर बनते काकर विलासतुम जैसे। ठीक, तो ये हो गए 14 से 12 राजा का याद हम लोग ऐसी ट्रिक से कर सकते हैं। ये दोस्तों इसमें बताते नहीं बन रहा है, जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको एक एक ट्रिक लिखवा के और क्रमबद्ध एकदम से लिखवाते हुए चलेंगे, और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, अभी दोस्तों सर्दी है, इस वजह से जो है आवाज़ थोड़ा मोटी और बेढंग आ रहा होगा, तो आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। चलिए मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी 11 के, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक।